देखो ये चैप्टर एक्चुअली में क्या है, कंपनी में दो टाइप का ब्रेकअप होता है। कंपनी का ओनर कौन कहलाता है? शेयर होल्डर। मेंबर्स जिनको बोलते हैं मेंबर्स, शेयर होल्डर्स को ही मेंबर्स भी बोलते हैं। और कंपनी को जो मैनेजमेंट वर्क देखता है वो होते हैं डायरेक्टर्स। एक्चुअली में ये सेग्रीगेशन किया गया कंपनीज एक्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी में डे टू डे अफेयर्स देखने वाले और कंपनी के ओनर सेपरेट होना चाहिए, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट होना चाहिए, ताकि कोई भी फ्रॉड नहीं कर सके, कोई भी अपना इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं देख सके। क्योंकि डे टू डे काम डायरेक्टर देखेगा, लेकिन कई एक डिसीजन वो शेयर होल्डर के अप्रूवल से लेगा। कुछ एक डिसीजन ऐसा होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से ले सकते हैं। कुछ एक डिसीजन ऐसा होता है जिसमें मोर देन 50% यानी हाफ मेजोरिटी चाहिए, या मेजोरिटी चाहिए, यूं बोलो, हाफ मेजोरिटी बोल के कुछ नहीं होता, मेजोरिटी चाहिए, मतलब मोर देन 50% वोट चाहिए, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, OR। और एक होता है SR पास करना पड़ता है कुछ डिसीजंस के लिए, जिसमें मतलब हो गया मोर देन 75% वोटिंग चाहिए शेयर होल्डर का फेवर में, तब वो डिसीजन पास होगा। तो कुछ डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ले लेते हैं, कुछ मेजोरिटी से होता है, कुछ 2/3 मेजोरिटी से होता है। तो यहाँ पर यानी कंपनीज एक्ट इस तरीके से प्रिपेयर किया गया कि कोई भी अपना विल को डोमिनेट नहीं कर सके। अब शेयर होल्डर भी हर डिसीजन चुपचाप पास नहीं कर सकता कि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। यानी कोई भी इंटरनली मैनेज नहीं कर सकता कुछ भी, इसीलिए ये चीज किया गया। तो अब कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और कौन डायरेक्टर बन सकता है और कितने टाइप के डायरेक्टर कंपलसरी हो जाते हैं, यही ये चैप्टर है। तो हम फटाफट चलते हैं। सेक्शन 2 सेक्शन 34 बोलता है अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर कहाँ बैठेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग बोर्ड वर्ड से भी डिनोट करते हैं। अगर हम बोर्ड बोल रहे हैं मतलब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या कहलाएगा कंपनी में? वो कंपनी का ट्रस्टी और एजेंट है। देखो ट्रस्टी वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। ट्रस्टी मतलब होता है हम आपको अपना कोई चीज सौंपे हैं संभालने के लिए, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट का ओनर कोई होगा लेकिन ट्रस्ट का डे टू डे काम कोई और देखता होगा। टाटा ट्रस्ट बोल गया तो टाटा ट्रस्ट का मालिक है, लेकिन डायरेक्टर या क्या बोलते हैं ट्रस्टी तो किसी और को बना के रखा होगा। तो डायरेक्टर भी एक तरीके का कंपनी का ट्रस्टी है, उस पर ट्रस्ट किया गया है कि वो डे टू डे काम संभालेगा और वो कंपनी का एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। ओनर कोई और है, वो एजेंट है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखो 2 केस लॉ दिया है, ये केस लॉ आप एक बार पढ़ लेना बाद में, ठीक है। ये वही बोला द ट्रू पोजीशन ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर इज दैट, देखो फर्ग्यूसन वर्सेस विल्सन केस में क्या बोला, द ट्रू पोजीशन ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर इज दैट ऑफ एन एजेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद द कंपनी इज गवर्न बाय द अरेंजमेंट ऑफ एजेंसी। एक तरीके से उनको एक एजेंसी दिया गया कि आप डे टू डे काम देखोगे कंपनी का, ओनर वो लोग नहीं है। वैसे स्मिथ वर्सेस एंडरसन केस लोग में बोला वही बात, डायरेक्टर इज आल्सो द ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी। कंपनी का सारा प्रॉपर्टी का मालिक तो शेयर होल्डर है ना, लेकिन डायरेक्टर्स उनको संभाल रहे हैं ओनर्स के बिहाफ में। तो एक टाइप का ट्रस्ट वाला ही काम हो गया। तो ये लोग ट्रस्टी और एजेंसी कहलाता है, यही 4 ये केस लॉज में बोला। अब आते हैं असली पार्ट से शुरू होता है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे हम लोग। पहला नॉर्मली बोला अगर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। फुल टाइम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोलते हैं, पार्ट टाइम को नॉन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। फुल टाइम एग्जीक्यूटिव का देखो यहाँ पर क्या लिखा, उनका डेजिग्नेशन क्या होगा, वो लोग कंपनी के एमडी होंगे। जैसे मुकेश अंबानी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस का, तो एमडी होगा। होल टाइम डायरेक्टर्स भी बोलते हैं इनको, और टेक्निकल डायरेक्टर्स भी बोलते हैं इनको। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो गया जिसका लाइवलीहुड कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कंपनी से कोई सैलरी नहीं ले रहे, वो जब जब मीटिंग में आएगा तो मीटिंग का फीस लेगा। अच्छा, वो बहुत सारे कंपनी में डायरेक्टर बन पाएगा। अच्छा, क्योंकि फुल टाइम डायरेक्टर सिर्फ आप ही की कंपनी में डायरेक्टर होगा। ओके। लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर बहुत सारे कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर बन पाएगा। कितना में बन पाएगा कितना में नहीं बन पाएगा वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनी में बन पाएगा। और उसका लाइवलीहुड मतलब वो सैलरी के रूप में कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है,
हाँ, फीस उसको काम के हिसाब से फीस मिलेगा, जब मीटिंग में बुलाया जाएगा तब फीस मिलेगा मीटिंग का। ओके। तो ये हो गया दो टाइप का डायरेक्टर। अब बोला मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना हो सकता है कंपनी में। अगर आपका ओपीसी है मतलब 1% कंपनी हाँ, तो एक डायरेक्टर होगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 15 ना? मैक्सिमम 15। A company may appoint more than 15 director after passing a SR in general meeting। शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, ओके। मतलब 75% से ज्यादा वोटिंग 2/3 मेजोरिटी हाँ, से डिसीजन पास करो और 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी रख लो। ठीक है। कोई ना नहीं है कि 15 ही मैक्सिमम है, लेकिन अगर आपको रखना है तो एसआर पास करो, मतलब एकदम हाई फाई वोटिंग परसेंटेज चाहिए। 75% बहुत होता है, अच्छा। क्योंकि बहुत जन बोल सकते हैं ना कि सर हाफ मेजोरिटी तो मुकेश अंबानी के पास अकेला ही है, तो कोई भी डिसीजन वो पास कर लेगा। नहीं, उसके पास तो वोट तय ही रहता है। नहीं 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 नहीं, शेयर नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से वोटिंग पावर होता है ना बेटा, ये गलत कर गए आप। वो तो कंपनी डिसाइड करेगा कि एक नहीं 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 नहीं, जनरली नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से वोटिंग पावर होता है। अगर शुभांगी एक चीज सोचो ना, मेरे पास एक कंपनी का 100 शेयर है, हाँ आपके पास 1 शेयर है, हाँ आपका और मेरा वोट सेम कैसे हो सकता है? पावर तो ज्यादा है। पावर ज्यादा मेरे पास आएगा ही, हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से वोटिंग पावर होता है। अच्छा। तो जनरली लोग बोल सकते हैं कि मुकेश अंबानी तो मेजोरिटी डिसीजन पास करा ही लेगा, हाँ। क्योंकि उसके पास तो 51 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ शेयर है। तो लेकिन गलत बात है, क्योंकि कई एक हार्ड डिसीजन जो है उसमें 75% वोटिंग पावर भी रख दिया, और एक आदमी कंपनी का 75 से ज्यादा वोटिंग पावर रख भी नहीं सकता, हाँ, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। मतलब इस तरीके से एक्ट को फ्रेम किया गया कि कोई अपना मतलब क्या बोलते हैं, अपना पावर को मिस यूटिलाइज नहीं कर पाए। हाँ, तो यहाँ पे बोला ये बात, तो अपने ये पढ़ लिए। अब आते हैं, हम बोला ना कि टाइप ऑफ डायरेक्टर में अपने पढ़े फुल टाइम पार्ट टाइम, हाँ, बट इसके अलावा भी कुछ और टाइप ऑफ डायरेक्टर होते हैं। मतलब टाइप ऑफ डायरेक्टर को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इन 3 का बात करते हैं। ओके। एक कंपनी में पहले ये नियम नहीं था कि कितनी वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए या कंपलसरी वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए, बट अब आ गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट पहले भी था, अब भी है, और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एसएचडी जिसको बोलते हैं वो पहले भी था, अब भी है। ये है क्या और कब होना जरूरी है उस पर बात करते हैं। वुमेन डायरेक्टर नाम से समझ में आ गया होगा शुभांगी, हाँ, कि एक लेडीज को डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा कम से कम, हाँ, एक या कितना, एटलीस्ट 1। पहले ये कंपलसरी नहीं था शुभांगी हाँ, कि एक लेडी डायरेक्टर होनी चाहिए, लेकिन जब कंपनी एक्ट 2013 बना तब ये बात घुसा उसमें। तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी, सबके लिए कंपलसरी नहीं किया पहला बात। हाँ, क्यों? क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना वुमेन डायरेक्टर ढूंढ के लाना, अपॉइंट करना। हाँ, हालांकि कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी अपनी फैमिली मेंबर से भी किसी को डायरेक्टर बना दो, हो गया एक वुमेन डायरेक्टर। मुकेश अंबानी चाहे तो नीता अंबानी को एक डायरेक्टर बनवा ले, हो गया। हाँ, हाँ, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, एवरी लिस्टेड कंपनी को ये कंपलसरी है। ओके। हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। इन 2 के लिए कंपलसरी की। बाकी लोगों के लिए वॉलेंटरी है, रखना चाहे तो रखे, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखे। ठीक। यानी प्राइवेट कंपनी को कंपलसरी नहीं किया। देखो, हाँ, प्राइवेट कंपनी नहीं है, लिस्टेड और पब्लिक। लिस्टेड को तो कंपलसरी है, लिस्टेड का टर्नओवर 300 करोड़ से कम भी हो, हाँ, चाहे लिस्टेड का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम भी हो। अच्छा, दोनों के बीच में और है, पब्लिक कंपनी के लिए दोनों पॉइंट के बीच में और है। हाँ, हाँ, और का मतलब है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते ही आपके ऊपर कंपलसरी हो जाएगा। एंड होने का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा हाँ, तब आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे एंड नहीं है, और है। मतलब अगर तुम पब्लिक कंपनी हो, टर्नओवर 300 करोड़ से कम है लेकिन पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, रखना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है लेकिन टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, तो भी रखना पड़ेगा। अब ये आता है बात कि ये तो नया प्रोविजन घुसा था, तो सर इसके पहले जिन कंपनी में नहीं था, हाँ उनको नहीं रखना था पहले, लेकिन जैसे ही ये प्रोविजन घुसा तब उनके लिए भी कंपलसरी हो गया। मतलब देखो, जो नया कंपनी बनेगा और इन कंडीशंस को मीट कर रहा होगा उसको तो रखना ही है। हाँ, लेकिन पुराना कंपनी को 1 साल का टाइम दिया गया कि ये रूल जब एप्लीकेबल हुआ
तब से 1 साल के अंदर अपॉइंट कर लो। तो देखो यहाँ पे लिखा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेकंड प्रोविजन, मतलब ये प्रोविजन जब स्टार्ट हुआ तब से 1 साल के अंदर अंदर। फर्दर इफ देयर एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, अच्छा बीच में मान लो तुम रख लिया वुमेन डायरेक्टर, हाँ, अब वो छोड़ दी या उसका डेथ हो गया, मतलब वो हट गई, वैकेंसी हो गया वैकेंसी, हाँ, तब भी तुमको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्दर इफ देयर एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इट शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी और नॉट लेट देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। ओके, 3 महीने के अंदर तो रखना ही है, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है अगर वो पहले आ जाए, विच एवर इज लेटर, सॉरी अगर वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 3 महीने के बाद है तब रख लो। ठीक, तो यानी वैकेंसी हो तो तुरंत 3 महीने के अंदर फिलअप करो। तो ये था वुमेन डायरेक्टर का काम। अच्छा, हमें एक चीज और छोड़ दिया, हम आपको यहाँ पे 3 पॉइंट बोला था ना, हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे, वुमेन, इंडिपेंडेंट और स्मॉल शेयर होल्डर। नहीं, एक और पॉइंट पढ़ेंगे, रेसिडेंट डायरेक्टर, मतलब जो इंडियन है। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये रेसिडेंट वर्ड का मतलब और इंडियन सिटीजन होने का मतलब अलग है बेटा, हाँ हाँ, वो तो ये हम लोग टैक्स में पढ़ चुके हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस में। हाँ, और सेमा में भी पढ़े। हाँ, वही नियम यहाँ पर भी है। एवरी कंपनी सेल एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे वो और सारा कंडीशन नहीं है, 63, 65 हेन वो सब नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पे सिंपल बोला, जो फेमा में पढ़े 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा हो, ठीक है, वही आदमी रेसिडेंट कहलाएगा। तो तुम्हारे यहाँ पे एटलीस्ट 1 डायरेक्टर वैसा होना चाहिए। ठीक है, तुम 7 डायरेक्टर रखे, 6 फॉरेनर रख लो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, एक रेसिडेंट। 1 रेसिडेंट होना चाहिए। अब बचा 2 टॉपिक और, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है? जो डायरेक्टर कंपनी का फुल टाइम या होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो, एमडी नहीं हो, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो, मतलब तुम बोल सकते हो सब पार्ट टाइम वाला का बात हो रहा है। ओके, हाँ, ये वही पार्ट टाइम वाला का ही बात हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है दोनों? कुछ नहीं। वो एक अलग क्राइटेरिया में पढ़ाया तुमको कि 2 टाइप का डायरेक्टर हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी एक तरीके से जो तुम्हारी कंपनी से कोई वे में रिलेटेड नहीं। ओके, यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि डिफरेंस क्या है, सर डिफरेंस है एक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात भी घुसेगा। वो तुम्हारे कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं होना चाहिए, अच्छा, मतलब तुम्हारे कंपनी से कितना का लोन भी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कोई वे में रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ऐसे कितने डायरेक्टर होने पड़ेंगे? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। ओके, तुम्हारे अगर यहाँ पे 9 डायरेक्टर है, 9 का 1/3 कितना हुआ? 3। तो 3 तुम्हारे एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, क्यों ये किया गया सर? क्योंकि देखो कंपनी में जो फुल टाइम डायरेक्टर है हाँ वो तो शेयर होल्डर के साथ सेटअप करके फिर फ्रॉड कर सकते हैं ना, हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट आके बैठेगा बाहर से, और उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम भी होता है सीजी को रिपोर्ट करना। अच्छा, मतलब वो आरओसी में अलग से फॉर्म फाइल करता है कि अगर वो कुछ गलत देखा तो वो इन्फॉर्म करेगा आरओसी को। ओके ओके, तो यहाँ पर थोड़ा चेक रखने का एक तरीका हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन डायरेक्टर इन एनी केस ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि तुम्हारे यहाँ मिनिमम 4 इंडिपेंडेंट चाहिए हमको, मान लो तुम्हारे यहाँ 6 डायरेक्टर है टोटल, तो 6 का 1/3 2, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया मिनिमम 4 तो तुम्हारे यहाँ होना ही चाहिए, तो फिर 4 होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच बीच में डिक्लेयर कर दे, मान लो बोलते जूट इंडस्ट्री कोई है तो वहाँ मिनिमम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए हमको। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे ऐसा तो भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा फिर वो तो फॉलो करना ही है। हाँ, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एक तरीके से तुम बोलो आरओसी या कंपनीज एक्ट या ये लोग कई बात हो रही है। ठीक है, तो सीधा सा बात, नॉर्मली 1/3 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर सीजी जो बोले, लिस्टेड कंपनी को शेयर। एवरी लिस्टेड कंपनी, यस, ये कंपल्सन खाली लिस्टेड कंपनी के ऊपर है। ठीक है, ठीक है। अब आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एसएचडी। ये क्या है सर? देखो कुछ कंपनी में तुम एक चीज समझो शुभांगी कि मेजोरिटी लोग तो ऐसे नहीं होंगे ना जो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का शेयर होल्ड करके बैठे होंगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 2 शेयर 5 शेयर खरीद के बैठे। हाँ, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों का आवाज कौन सुनेगा? क्योंकि बड़े वाले शेयर होल्डर तो अपना बात मनवा लेंगे कंपनी में,
अच्छा। ये अपना बात पहुंचा देंगे, मनवाए नहीं मनवाए वो अलग बात है, बट अपना बात इजीली पहुंचा पाएंगे। क्योंकि बिग शेयर होल्डर को सुनने वाले बहुत जन होते हैं। ज्यादा पैसा जो लगाएगा शिवांगी, उनको तो हर कोई सुनेगा ही ना। हाँ। लेकिन जो स्मॉल शेयर होल्डर है, लोग तो उनको इग्नोर करेंगे, उनको दबाने का कोशिश करेंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। हाँ। बड़े शेयर होल्डर सारा डिसीजन अपने फेवर में ही पास करवा लेंगे। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट बोला कि जो स्मॉल शेयर होल्डर है, हाँ। उन लोगों का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अच्छा। उसी को बोला गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर या स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए डायरेक्टर, रिप्रेजेंट करती है। उनको रिप्रेजेंट करता हो। लिस्टेड कंपनी, ये भी लिस्टेड के लिए ही है, क्योंकि लिस्टेड में ये झमेला होगा। हाँ। पब्लिक कौन सा कंपनी का शेयर खरीद सकता है? जो लिस्टेड है। हाँ। अनलिस्टेड का शेयर तो हम ऐसे भी नहीं खरीद पाएंगे। नहीं। तो लिस्टेड कंपनी में वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर, उनको कौन चूज करेगा? उस एक डायरेक्टर को स्मॉल शेयर होल्डर लोग चूज करेंगे। एंड विद सच टर्म्स एंड कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अच्छा, स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या है सर? एक शेयर, 5 शेयर, 25 शेयर? नहीं, यहां बोला नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर नॉट मोर देन 20,000। 20,000 से कम का शेयर जो लोग होल्ड कर रहे हैं, उन लोगों को स्मॉल शेयर होल्डर कहा गया। मान लो वैसे 50 लोग हैं तुम्हारे यहाँ, वो 50 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। हाँ। अच्छा, अलग से बाहर से लाके अपॉइंट करने का दरकार नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो 9 डायरेक्टर मान लो, उनमें से एक को तुम बोल दो ये एसएचडी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन। अब इनके लिए कुछ नियम बनाया। नोटिस शेल बी गिवन एटलीस्ट बाई 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। ये अपॉइंट करने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस देंगे कि हम लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करो। ओके। तो एक जन जाके बोल देगा मेरे को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ऐसे नहीं होता। नहीं होगा। हाँ। तो मिनिमम या तो 1000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर, मतलब 1000 लोग, हाँ। या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। सच नोटिस शेल बी गिवन टू कंपनी एट लीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग। द नोटिस शेल बी अकम्पेनिड बाय ए स्टेटमेंट साइंड बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। जो आदमी को तुम प्रपोजल रखे ना कि इसको हम लोग अपना एसएचडी अपॉइंट करेंगे, हाँ, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। 1000 लोगों का या मिनिमम 1/10 का अप्रूवल होना चाहिए और 14 days पहले नोटिस दो। उस लेटर में, उस नोटिस में उस डायरेक्टर का डीन नंबर मेंशन होगा। डायरेक्टर का जैसे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना कॉलेज में, हाँ, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट ही इज नॉट बीन डिस्क्वालीफाइड, उसमें लिखा होना चाहिए कोई भी कारण से डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर नहीं है। पढ़ेंगे आगे कौन आदमी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। हिज कंसेंट टू एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो अप्रूवल दे रहा है, ऑब्वियस बात है बेटा, वो साइन कर रहा है मतलब वो अप्रूवल दे ही रहा है। इफ प्रपोज्ड डायरेक्टर इज क्वालिफाइड एंड 146 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज बीन डिक्लेरेशन, सच डायरेक्टर शैल बी कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, जो प्रपोज्ड डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कंपनी में। उसका टेन्योर 3 साल का होगा। मतलब वो स्मॉल शेयर होल्डर खुद में से चूज नहीं कर सकता है? नहीं, हाँ, खुद में से कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, तो इंडिपेंडेंट तो बोला है। हाँ, इंडिपेंडेंट होगा। खुद से होगा तो नहीं होगा, रिलेटेड होगा तो कंपनी के साथ। अच्छा, वैसे हाँ, शेयर होल्डर बन गया, ठीक है। हाँ। हिज टेन्योर शैल नॉट बी मोर देन 3 years एंड ही शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे रिटायरिंग बाय रोटेशन, मतलब डायरेक्टर रिटायर कैसे होता है, तो उसमें उसका उस लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा। ही शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर 164, कंपनी उसको नहीं निकाल सकता। स्मॉल शेयर डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस इफ, उसको ऑफिस खाली कब करना पड़ेगा, मतलब कब स्मॉल शेयर डायरेक्टर को हटाया जा सकता है। ही सीज टू बी ए स्मॉल शेयर होल्डर ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ सेशन। हाँ, अपने में से अपॉइंट कर सकता है शुभांगी। अच्छा। तो वो अगर वो अब स्मॉल शेयर होल्डर नहीं रहा, वो बड़ा शेयर होल्डर बन गया। अच्छा। हो ही सकता है ना, पहले मेरे पास 18,000 का शेयर था, हाँ। अब अचानक 25,000 हो गया, हम और खरीद लिया शेयर, हाँ। तब हम हट जाएगा। अच्छा। अगर हम सेक्शन 164 के हिसाब से डिस्क्वालीफाइड हो गया, मतलब मेरे ऊपर ऐसा कुछ कंडीशन आ गया कि हमको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, मेरे ऊपर 6 महीने से ऊपर का जेल का सजा आ गया, हम कोई क्राइम में फंस गया, हम कोई फ्रॉड एक्टिविटी में फंस गया, तो हम हट जाएगा। ठीक है। इसी टू बी मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऊपर बोल ही चुके हैं। अचानक हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहा, तो हम हट जाएगा।
साइमल्टेनियस ही सेल नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर स्मॉल सेल डायरेक्टर मोर देन 2 कंपनीज। एक आदमी 2 से ज्यादा कंपनी में एसएचडी बन के नहीं रह सकता। हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मोर देन 1 कंपनी में भी डायरेक्टर हो सकता है ना, हाँ लेकिन 2 से ज्यादा नहीं अगर हम एसएचडी है तो। ठीक है। ठीक है, अगर हम ऑलरेडी 2 कंपनी में है तो 2 से ज्यादा हुआ तो एक को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। He shall directly or indirectly not be appointed associate in any other capacity with the company period of 3 years from the date of session small shareholder director। हम किसी तुम्हारे एसोसिएट कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके। ऐसा नहीं है कि हम रिलायंस में है तो रिलायंस जियो में बन गया, अच्छा। नहीं हो सकता। इफ यू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन यू मे ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, वो तो नॉर्मल बात था। अब आता है, ये तो था कितने टाइप के डायरेक्टर हो सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मली पढ़ लिए होल टाइम और पार्ट टाइम। हाँ। उसके अलावा 4 पढ़े, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एसएचडी। तो ये हो गया, कहानी खत्म। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। तो सेक्शन याद रखो? नहीं, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो जरूरत नहीं है। कुछ कुछ याद रह जाए तो बढ़िया बात है। फोकस करो, सेक्शन और केस स्टडी का नाम याद नहीं करना है, बट केस स्टडी का जो रेफरेंस आता है हाँ। उसका लॉजिक याद रहे। हाँ ठीक है। तो डायरेक्टर मॉड्यूल 2 में भी हम एक भी सेक्शन नहीं लिखे एग्जाम में। जरूरत नहीं है बेटा, हम तो हमेशा बोला ये पॉसिबल भी नहीं है शुभांगी की एज ए स्टूडेंट हम 6 महीना 8 महीना पढ़ के सारा सेक्शन नंबर याद करके एग्जाम में लिख के आ गए। हाँ। तब हम रट्टू तोता हो गए, हम और कुछ नहीं हुए। मेरा फोकस इन कोर्सेज का कोर्सेज का फोकस कभी भी आपको रट्टू तोता बनाने पे नहीं है, आपका क्रिएटिविटी आइडिया बनाने का। एज आप कंपनी में सीएस अपॉइंट होगे तो आपको ये सब रूल पता होने चाहिए। हाँ। कौन एसएचडी बनेगा, कौन नहीं बनेगा। सच में मुझे नहीं लगा था कि ये हो जाएगा मॉड्यूल 2, मतलब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो नहीं लगा था हमें। चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। अच्छा देखो, अब डायरेक्टर में भी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग डेज। सबसे पहले तो या तो मेमोरेंडम में नाम मेंशन कर दो कि हाँ भैया मुकेश अंबानी हमारा हमेशा डायरेक्टर रहेगा, तो वो मेमोरेंडम में नाम मेंशन हो गया एक तरीके से। या फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लो। कुछ कुछ केसेस ऐसा भी है जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। पढ़ेंगे कब कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर मीटिंग बुला के एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, अभी अभी पढ़े ऊपर। या फिर एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब कोर्ट एक तरीके से बोले इस आदमी को तुम अपने यहाँ डायरेक्टर रखो। कोर्ट को डाउट हो रहा है तुम्हारे प्रोसीडिंग्स के ऊपर कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो एज ए कंपनी, कोर्ट निगरानी रखने के लिए एक आदमी रखना चाहता है, बोल दिया इसको डायरेक्टर बनाओ कुछ पीरियड के लिए। वो आदमी आएगा, बैठेगा मीटिंग्स में, समझेगा आप लोग कैसे काम करते हो। ठीक है, तो ये तरीके से कंपनी में डायरेक्टर का एंट्री हो सकता है। कुछ एक्सेप्शनल या जनरल प्रोविजन है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन द कंपनी इन जनरल मीटिंग। नॉर्मली लेकिन जनरल मीटिंग में ही डायरेक्टर अपॉइंट होता है। हाँ। या फिर एक्ट में अलग बात लिखा हो तो अलग बात है। हर डायरेक्टर के पास डीन कंपलसरी होना चाहिए। हाँ। एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर शैल फर्निश हिज डीन एंड डिक्लेयर दैट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। हर डायरेक्टर जो कंपनी में, हर आदमी जो कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है उसको डीन अपना दिखाएगा, डीन नंबर देगा। और डायरेक्टर होने से पहले डीन रहता है क्या? पहले लेना पड़ेगा तभी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हो पाओगे। अच्छा। पहले डीन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप है ना मतलब वो डाल पाओगे कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एप्लीकेशन। हाँ। और दूसरा बात आपको ये नोटिस में देना पड़ेगा कि आप कोई भी वे में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन एक टाइप। अपॉइंटेड डायरेक्टर सेल ऑन और बिफोर अपॉइंट गिवन द रिटन कंसेंट इन फिजिकल फॉर्म DIR 2। अब ये बता दिया जो बोले ना कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो या आप कंसेंट दे रहे हो अपना क्या डायरेक्टर बनना चाहते हो। हाँ। ये ROC को कैसे पता चलेगा? फॉर्म DIR 2 भरना पड़ेगा। और ये कौन भरेगा? डायरेक्टर भरेगा, मतलब वो आदमी भरेगा, कंपनी नहीं। हाँ। और कंपनी क्या भरेगा? द कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्टर फाइल सच कंसेंट विद ROC इन फॉर्म DIR 12। जैसे वो आदमी कंसेंट दे देगा तब कंपनी DIR 12 भर देगा 30 डेज के अंदर। तो पहले वो आदमी अप्लाई करेगा कंपनी में और ROC में, कंपनी में भी अप्लाई करेगा डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा। और ROC में DIR 2 भर देगा कि हम डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दे रहे हैं। हाँ। और फिर कंपनी
उस कंसेंट के बाद 30 डेज के अंदर DIR 12 फर्निश कर देगा। ठीक। देखो यहाँ पे एक बात रेड में लिखा है, इफ कंपनी फेल टू फर्निश डीन, अगर कंपनी ये इंफॉर्मेशन देने में भूल कर गया। सर ये थोड़ा बड़ा करेंगे दीजिए। बट मेरा रिकॉर्डिंग के बाहर चला जाएगा। अभी ठीक है? अच्छा। हाँ हाँ। हम सुना दे रहे हैं ना, सुन लो, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ बोल रहा है कि अगर कंपनी गलती कर गया ये फाइल करने में, हाँ। तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी है 25,000 का, और जितना दिन का डिले होगा प्लस एक्स्ट्रा 100 रुपीज। ओके। मैक्सिमम 1 लाख तक ये फाइन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कंपनी पे तो फाइन लगाई, अब कंपनी कोई इंसान तो नहीं है जो ये गलती किया होगा। हाँ। कंपनी का कोई ऑफिसर मिस्टेक किया है इसको भरने में, हाँ। नहीं भरा, लेट कर गया, तो उस ऑफिसर पे भी फाइन पेनल्टी होगा 25,000 का, सेम और 100 रुपीज पर डे करके मैक्सिमम 1 लाख तक का। मतलब कंपनी पे भी फाइन, एंड हर वो ऑफिसर जो इसमें डिफॉल्टर है, ठीक है, उस पे भी फाइन। अब आ जाते हैं कैसे कैसे ये जो ऊपर पड़े डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का बात, उनको फटाफट देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में बी नेम्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब पहली बार किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, कंपनी क्रिएट करते हो ना, तब तो तुम्हारे पास कोई मीटिंग नहीं आ गया, शेयर होल्डर नहीं आ गए, हाँ। तब तुम कैसे, अब बिना डायरेक्टर अपॉइंट किए मीटिंग कैसे बुलाओगे? क्योंकि चेयरमैन कौन बनेगा, तो मीटिंग कैसे होगा? डायरेक्टर ही सेक्रेटरी को बोलता है, कंपनी सेक्रेटरी को कि मीटिंग बुलाता है, कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग बुलाता है। हाँ। तो ये सब हो ही नहीं पाएगा कि डायरेक्टर नहीं है तो, और तुम मीटिंग ही बुलाओगे डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ। तो पहला डायरेक्टर का नाम या तो आर्टिकल एसोसिएशन में नाम ही मेंशन कर, अच्छा। अगर नाम मेंशन नहीं किए तो फिर आर्टिकल ऑथराइजेशन में ये लिख दो कि कैसे अपॉइंट होगा, वो तरीका लिख दो। अच्छा। मतलब या तो नाम लिख दो कि मुकेश अंबानी डायरेक्टर होगा, या शुभांगी रॉय डायरेक्टर होगी, या फिर मैनर लिख दो कि कैसे फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। ठीक है। तो देखो क्या लिखा, इन केस नो डायरेक्ट, पहले लिखा था फर्स्ट नेम ऑफ डायरेक्टर मे बी इन द नेम ऑफ एओए, इन केस ऑफ नो डायरेक्टर और सो नेम्ड इन द आर्टिकल द एओए में ऑथोराइज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर। देखो क्या मैंने लिखा, जो सब्सक्राइबर्स ऑफ द शेयर होल्डर है कंपनी के, हाँ। कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, जब कंपनी पहली बार बनता है, हाँ, तो शेयर को सब्सक्राइब करते हैं स्टार्टिंग में एकदम, हाँ हाँ, उन लोगों में से कोई एक जन को अपॉइंट किया जाएगा, वही लोग चूज करेंगे। ठीक है। तो ये मैनर लिख दो, या तो रेगुलेशन 60 टेबल ऑफ शेड्यूल 1 प्रोवाइड दैट नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड इन राइटिंग बाय द सब्सक्राइबर मेमो और मेजॉरिटी ऑफ देम। ये टेबल एफ में ये बात लिखा हुआ है। ये टेबल क्या है, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दो चीज पढ़ते हो ना। हाँ। तो आर्टिकल्स, या तो आप खुद अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लो ओरिजिनल एकदम, हाँ। खुद अपना मेमोरेंडम बना लो ओरिजिनल एकदम, और आपको लगता है कि नहीं मेरे से तो खुद नहीं बनेगा, हमको इतना नॉलेज नहीं है, हाँ। तो कंपनीज एक्ट में पूरा छापा हुआ है फॉर्मेट, अलग अलग टेबल में अलग अलग टाइप का कंपनी के लिए। अगर आप ना सब्सक्राइब्ड एंड क्या बोलते हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले कैपिटल हो, हाँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले कैपिटल वाली कंपनी हो, गारंटी वाली कंपनी हो, आप किस टाइप की कंपनी हो उसके हिसाब से फॉर्मेट्स बने हुए हैं। अच्छा। उनको डिट्टो कॉपी कर लो, उनमें डॉट 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 दिया हुआ, वहां कंपनी का नाम ये सब भर लो बस खाली। अच्छा अच्छा। मतलब वैसे ही लिखा आई डैश, मतलब आई नीरज चौरड़िया या आई शुभांगी रॉय वांट टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ डैश, अब कंपनी का नाम भर लो। मतलब या तो आप इतने नॉलेजेबल हो, आपके पास वैसा टेक्निकल टीम है लॉयर एंड ऑल का या कंपनी सेक्रेटरीज का, वो फॉर्मेट तो कंपल्सरीली हमको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको सीधा बात बोला, फॉर्मेट नहीं बेटा, पूरा मेमोरेंडम ही बना हुआ है वहां पे, पूरा आर्टिकल ही बना हुआ है वहां पे, अच्छा। लैंग्वेज के साथ पूरा अंदर में। ओके। आपको उतना टेक्निकल टीम नहीं है आपके पास, आप वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, बस खाली जो डॉट डॉट या ब्लैंक है उसमें नाम ये सब भर लो, खाली नाम एड्रेस वही खाली इन्फॉर्मेशन ब्लैंक रखा वो लो। मतलब जैसे होता है ना एग्जाम में कि या तो आप लेटर खुद लिख लो, हाँ। या हम लेटर का फॉर्मेट टाइप करके निकाल दिया, बस खाली आप अपना नाम भर देना। अच्छा। तो वैसे ही है यहाँ पर भी। तो ये जो बोला ना टेबल एफ शेड्यूल 1, इसमें पूरा मेमोरेंडम का फॉर्मेट है। अच्छा। तो वो वाला कॉपी कर लो, वहां नाम मेंशन कर दो फर्स्ट डायरेक्टर का।
ठीक। ये भी एक तरीका आप अपॉइंट कर सकते हो फर्स्ट डायरेक्टर का। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन इन आर्टिकल, अगर आपका आर्टिकल या मेमोरेंडम में वैसा नहीं है तो फिर जो आदमी आपको लगता है कि फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए सुटेबल है हाँ, उसको अपॉइंट कर लो। ठीक है। मतलब ये लोग सब रास्ता दे दिया आपको, नाम बता दो, मैनर बता दो, डिट्टो कॉपी करके नाम भर लो, फर्स्ट डायरेक्टर। अपॉइंट कर लो। हाँ, अगर आपका ओपीसी है तो फिर तो वो एक आदमी है, वही फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, हाँ, वहां तो कोई चिंता ही नहीं। तो ये था फर्स्ट डायरेक्टर का कहानी। अब आता है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। मतलब बाकी अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर एट एवरी एजीएम, अगर आपके आर्टिकल में लिखा है कि हर एजीएम में पिछले सारे डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे और पूरा नया टीम अपॉइंट होगा, तब तो ठीक है। नहीं तो 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर को आप रिटायरिंग के रोटेशन में डालोगे। टोटल डायरेक्टर में से 2/3 को रिटायरमेंट के लिए प्रपोज करोगे ओके। और उनमें से फिर 1/3 रिटायर हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो, कॉल आ रहा है। हाँ शुभांगी, स्टार्ट करें। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उसके बाद सेकंड डायरेक्टर, अब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जब अपॉइंट करते हो, हाँ, एक नियम होता है। मान लो टोटल आपके यहाँ 12 डायरेक्टर है, तो 12 का 2/3 कितना हुआ? 8। हाँ, 12 का 2/3 हुआ 8। 8 का 1/3 को फिर रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है। तो 2/3 को आप अपॉइंट करते हो रिटायरमेंट के लिए या चूज करते हो, और उनमें से 1/3 को रिटायर कराते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शेल बी द पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटरमाइन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। मतलब 2/3 को आप चूज करोगे कि लोग रोटेशन में जाएंगे। ओनली 1/3 कैन बी नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। अच्छा, उसमें से भी क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, रिमेनिंग 1/3 नॉन रिटायरिंग रह जाएगा। ऑब्वियस बात है, क्या बोलते हैं लोग, मान जैसा बात बोलते हैं। ठीक है, छोड़ दो, बकवास क्यों लिखता है पता नहीं, कंफ्यूज कर दे रहा है। तो 2/3 आपका रोटेशन रिटायरिंग में जाएगा, तो बाकी 1/3 तो नहीं जाएगा ना रिटायरिंग में। मतलब तो ये बोलने का क्या दरकार है? ठीक है। अब आपको इसमें से सेकंड नीचे वाला एक बार देखो, नोट के नीचे जो पैराग्राफ है उस पे आओ। At the first AGM held next after the date of general meeting, the first director appointed in accordance with the aforesaid provision and subsequent 1/3 of rotational directors shall be retired। देखो यहाँ पे ये मेन लाइन था ठीक है। कि 1/3 अब रिटायर होंगे। हाँ, अच्छा सर, पहले अब कैसे चूज करेंगे? जो अर्लीस्ट ऑफिस में वो रिटायर करेगा पहले। अर्लीस्ट है। हाँ, मतलब जो पहले आया था, अच्छा अच्छा, पुराना है जो सबसे, हाँ, वो रिटायर करेगा। ये हर साल होता है। हाँ, ठीक है। और अब आप बोलोगे सर अगर एग्जैक्टली 2 आदमी एक साथ ज्वाइन किए थे तब उनमें से कौन रिटायर करेगा पहले? हाँ, तब फिर कंपनी एक तरीके से समझ लो कि वोट करवाएगा या टॉस करवाएगा अच्छा, और वो रिटायर कर जाएगा। ठीक है। जनरली आप समझो वोटिंग से होगा। देखो यहाँ पे नोट के नीचे वाला पैराग्राफ देखो, एज बिटवीन पर्सन हु बिकम डायरेक्टर ऑन द सेम डे, रिटायरमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विल बी डिटरमाइंड बाय लॉट। लॉट मतलब वो वोट होता है ना कि चिट निकालेंगे, हाँ हाँ हाँ, ये 2 नाम डाल दिए, अब जिसका नाम आया वो रिटायर कर जाएगा। हाँ, When the director retire by rotation in annual general meeting of the company at the same meeting may appoint the retiring director or some other। अच्छा, ये बात नहीं है कि जो रिटायर हो गया फिर से अपॉइंट नहीं होगा। अच्छा वोटिंग करा लो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का, अच्छा, शेयर होल्डर फिर उसके फेवर में वोट दे तो वो अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर उसको नहीं अपॉइंट करते हो तो फिर किसी और को अपॉइंट करो उसकी जगह, लेकिन उस एजीएम में ही अपॉइंट कर लो। अच्छा, लेकिन अगर उस एजीएम में डिसाइड नहीं हो पाया कोई कारण से, तो देखो लिखा है, इफ द एजीएम ऑफ द कंपनी नॉट हेल्ड, या एजीएम ही नहीं हुआ, हाँ, द डायरेक्टर ड्यू रिटायर बाय रोटेशन शैल रिटायर एट द लास्ट डे विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अगर एजीएम नहीं हुआ हाँ, तो फिर ये जिस मत दिन सोचो, होने वाला था? हाँ जिस दिन एजीएम होने वाला था उसी दिन मान लेंगे वो रिटायर हो गया। अच्छा, और अगर एजीएम में ये डिसाइड नहीं हो पाया तो फिर रिटायरिंग डायरेक्टर ही रीअपॉइंट हो जाएगा। अच्छा, ये बात यहाँ लिखा नहीं, शायद आगे कहीं लिखा होगा। हम्म, ये रहा। If at the said AGM the vacancy is not filled हाँ, and meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, या मीटिंग में ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि हम लोग फिल ही नहीं करेंगे वैकेंसी, अच्छा, मतलब मीटिंग में कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया, हाँ, then the meeting shall adjourn till next day same week same time same place। ओके, मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगा, हम्म,
अगर वो नेशनल हॉलीडे है तो उसके सक्सीडिंग डे को मीटिंग हो जाएगा। हाँ, उस मीटिंग में भी अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तब फिर रिटायरिंग डायरेक्टर ही रीअपॉइंट हो जाएगा। ठीक है। देखो लिखा है, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो वैकेंसी इज नॉट फिल्ड एंड रिजोल्यूशन नॉट फिल्ड, द वैकेंसी इज नॉट पास्ड, द रिटायरिंग डायरेक्टर विल बी डीम्ड टू अपॉइंटेड एज रीअपॉइंटेड। ओके। इसका कुछ एक्सेप्शन है। रिटायरिंग डायरेक्टर कब रीअपॉइंट, मान लो मीटिंग भी नहीं हुआ, डिसाइड भी नहीं हुआ, रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर देना चाहिए, हाँ, बट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर ये एक्सेप्शन आ गया, वो खुद ही मना कर दे, हाँ, या शेयर होल्डर ये डिसीजन पास कर दिया कि इसको तो अपॉइंट नहीं करेंगे, शेयर होल्डर ये डिसाइड नहीं कर पाया कि नया कौन अपॉइंट होगा, हाँ, लेकिन शेयर होल्डर ये रिजोल्यूशन पास कर दिया कि इसको अपॉइंट नहीं करना, ठीक है। तब फिर वो अपॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है, इफ एट द मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग अ रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट हैज बीन पुट इन द मीटिंग एंड लॉस्ट, हम लोग उसको अपॉइंट करने के लिए मीटिंग में रिजोल्यूशन रखे थे हाँ, और वो रिजोल्यूशन फेल हो गया, मतलब मेजोरिटी बोल दिया नहीं इसको नहीं रखना। ठीक है। If the retiring director has by a notice in writing address to the company, वो अपना ही अनविलिंगनेस बता दिया पहले ही नोटिस देके हाँ, कि हम दोबारा नहीं बनना चाहते, हाँ, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया कोई कारण से, या फिर व्हेन रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, उसको नहीं अपॉइंट करने के लिए कोई रेजोल्यूशन आ गए, अच्छा, तो ये सब चीज के केस में वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज नॉर्मली वही हो जाता। वही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ काम का बात किया, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर, अ रिटन नोटिस विल बी सेंट टू द कंपनी ऑफिस एट लीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग बाय हिम और ए मेंबर हु हैज इंटेंड टू प्रपोज दिस अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब मान लो आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, हाँ, आप कंपनी को खबर कैसे करोगे और कब करोगे? तो देखो यहाँ क्या लिखा, एक रिटर्न नोटिस दोगे आप कंपनी को 14 दिन पहले, 1 लाख का एक अमाउंट भी डिपॉजिट करोगे, वो रिफंडेबल हो जाएगा अगर आप चूज हो जाते हो तो। अच्छा, कंपनी मस्ट इन्फॉर्म अदर मेंबर, अब कंपनी 7 दिन पहले एटलीस्ट अदर मेंबर को ये इन्फॉर्म करेगा कि ये आदमी डायरेक्टर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ताकि वो लोग डिसीजन ले सके उसको चूज करना है कि नहीं करना है। हाँ, इस बात का 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दे दिया जाएगा, 1 इंग्लिश और 1 लोकल रीजनल लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। हाँ, इफ प्रपोज डायरेक्टर गेट इलेक्टेड, अगर जो आदमी अपने आप को डायरेक्टर बनाना चाहता है वो चूज हो गया तो, और गेट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट, चूज नहीं हुआ लेकिन 25% से ज्यादा वोट मिल गया था, अच्छा, तो उसको ये जो 1 लाख दिया है ना वो रिफंड हो जाएगा। ओके, मतलब या तो वो डायरेक्टर बन गया हाँ, तब तो अपॉइंट हो ही जाएगा, तब तो उसका पैसा रिफंड हो ही जाएगा, हाँ, और अगर 25% से ज्यादा भी वोट मिल गया, हाँ, 1/4 वोट, हाँ, तब भी उसका पैसा वापस कर देना, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो ये 1 लाख गया। अच्छा, नहीं तो बेटा हर कोई बोलेगा ना हम भी डायरेक्टर बनेंगे, हाँ, हम खाली बैठे हम भी जाके अंबानी को बोलेगा हम भी रिलायंस का डायरेक्टर बनेंगे। उसका कैपेसिटी होना चाहिए। हाँ, तो 1 लाख रुपए दो, तुम्हारा अगर उतना वोट मिल जाता है पैसा वापस ले लेना, हाँ, चूज नहीं हो बोले ठीक है, लेकिन तुमको मिला 1% वोट, तब तो भूल जाओ 1 लाख रुपया। अच्छा, ये रूल प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अच्छा, प्राइवेट कंपनी में कोई भी डायरेक्टर नॉमिनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, ओके, क्योंकि वहां तो कोई शेयर होल्डर का वोटिंग नहीं होगा ना। हाँ, Provide that requirement of deposit amount shall not apply in case of appointment or independent director by a director recommended by NRC। हाँ, ये अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हो रहा है या कोई नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोला है, उनके ऊपर ये 1 लाख देने वाला कहानी नहीं है। ओके, अब आता है वो कहानी कि कब कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ओके, मतलब शेयर होल्डर तक जाने का दरकार नहीं है। द बोर्ड में इफ ऑथोराइज बाय आर्टिकल, पहला बात तो ये आर्टिकल में इसका परमिशन होना चाहिए। हाँ, एडिशनल डायरेक्टर जब कभी कभी लगता है ना तब ये कहानी आता है, अच्छा, या कैजुअल वैकेंसी हो गया अचानक हाँ, तब ये कहानी आएगा, पढ़ेंगे अभी कब कब ये कहानी आएगा। ठीक है, सर ये एडिशनल डायरेक्टर क्या है? मान लो शुभांगी को एक डिसीजन पास करने के लिए 9 डायरेक्टर, गवर्नमेंट बोला है कि इस डिसीजन पे 9 डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए, हाँ, आपके कंपनी में ऑलरेडी 8 ही है, अच्छा, आपको तो एक और डायरेक्टर लगेगा ना। हाँ, वो मान लो कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो आप, हाँ, मान लो आप रेलवे का डब्बा बनाते हो, ट्रेन का डब्बा, आपका कंपनी रेलवे वैगन बनाता है, हाँ, अब आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकला रेलवे की तरफ से, उसके लिए आप भी अप्लाई करना चाहते हो, अच्छा, टेंडर भरना चाहते हो आप भी, हाँ, तो आपको वहां बोला है कि मिनिमम 9 डायरेक्टर्स कंपनी में होने ही चाहिए, तभी ये टेंडर के लिए आप अप्लाई कर पाओगे।
ओके। अब आप तुरंत मीटिंग बुला के शेयर होल्डर का एक डायरेक्टर अपॉइंट करना तो पॉसिबल नहीं, उतना टाइम तो नहीं। तब हाँ, तक तो टेंडर का डेट ही चला जाएगा। हाँ। तो आप एक बार एडिशनल डायरेक्टर रख लें। अच्छा, तो ये कौन अपॉइंट कर सकता है? खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये टेम्परेरी होगा ये डायरेक्टर? हाँ, अगला एजीएम में फिर उसके लिए वोटिंग हो जाएगा कि इसको रखना है कि नहीं रखना। अच्छा। तो देखो यहाँ पे लिखा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, लेकिन ये पावर उनको आर्टिकल में होना चाहिए। हाँ। अगर आर्टिकल एसोसिएशन में पावर नहीं है तब नहीं कर पाएगा। अच्छा। अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, सच एडिशनल डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू डेट ऑफ एंश्योरिंग एजीएम। देखो बोल दिया ना, अगला एजीएम तक ही रहेगा वो खाली। If such person while he was additional director of company has been appointed the MD, the letter of appointment also sees simultaneously with the termination of his directorship. If such appointment is not regularized at the AGM. अगर आप उसको MD बना दिए थे एक बार के लिए, अच्छा। मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ, हाँ। तो भी एजीएम तक ही वो रहेगा। अगर एजीएम में उसका डायरेक्टरशिप का डिसीजन पास नहीं हुआ हाँ। तो उसको वहाँ एमडी का पोस्ट से भी हटना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, डायरेक्टर नहीं रहेगा तो एमडी कैसे बनेगा? However, if such facilitated full-fledged director after regularizing by the member AGM. अच्छा, बाद में अगर वो full-fledged director बन जाते हैं, हाँ, he will continue as director and also as an MD. तब वो MD और डायरेक्टर का पोस्ट पे रह सकते हैं। ठीक। This is also known as regularization of additional director. ऑब्वियस बात है, ये तो मतलब हुआ कि एडिशनल डायरेक्टर को आप रेगुलर बना दिए। हाँ। तो इसके लिए आपको DIR 12 फाइल करना पड़ेगा कंपनी को, ROC को, कि हम इस आदमी को अपना एडिशनल डायरेक्टर बनाया और उसको MD भी अपॉइंट किए। ठीक है, लेकिन आप उसको however if he has been appointed as MD then the form DIR 12 is not required to write. क्या बोला? अच्छा, बाद में दोबारा उसको आप MD रख देते हो, ये इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं। ठीक है, समझे? नहीं। तो बोलो नहीं समझे। हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हम खोज रहे कि कहाँ पढ़े। हम पढ़ा वो बोल्ड करके लाइन है ना केस लॉ के ऊपर। अच्छा, अच्छा। दिस इज नोन एज रेगुलराइजेशन ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। हाँ। इस चीज को बोलते हैं रेगुलराइजेशन। एंड इन दिस केस अगेन फॉर्म नंबर DIR 12 इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद ROC। हाउएवर इफ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज MD, ये बताने का दरकार नहीं कि हम उसको दोबारा MD भी रखें। अच्छा, डायरेक्टर हो गया मतलब बस ये बता दो कि हम दोबारा उसको डायरेक्टर रखें। ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई आदमी को पहले तुम डायरेक्टर बनाने के लिए AGM में रखे थे हाँ। और वहां शेयर होल्डर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था या शेयर होल्डर मना कर दिया था, हाँ, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एडिशनल डायरेक्टर कभी भी नहीं बना पाएगा। हाँ, अब आता है दूसरा एक और डायरेक्टर जो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, वो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कोई कभी कभी क्या होता है ना शुभांगी, आपका जो मेन डायरेक्टर है हाँ, वो बहुत लंबा टाइम के लिए इंडिया के बाहर है या उस स्टेट के बाहर है, उस सिटी के बाहर है जहाँ मीटिंग वगैरह होता है, अच्छा। तो वो आ नहीं पा रहा है मीटिंग्स में कोई कारण से, हाँ। और ये लंबा टाइम से हो गया। यहाँ लंबा टाइम का मतलब शायद 3 महीना होना चाहिए। हाँ, 3 months। यहाँ कहीं लिखा है? हाँ, लिखा है। कहाँ लिखा है? फर्स्ट लाइन में। अच्छा, फर्स्ट लाइन, हम नीचे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो 3 महीना से ज्यादा अगर आपका वो आदमी उस प्लेस से बाहर है जहाँ पे आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ओके। तो फिर आप एक बार उसके बिहाफ में, इसीलिए क्या नाम, ऑल्टरनेट। हाँ। द बोर्ड कैन अपॉइंट इफ द आर्टिकल ऑफ मेंबर रिजोल्यूशन, अच्छा यहाँ पर भी आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए, हाँ। या फिर शेयर होल्डर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और बोर्ड को ये पावर दे दिया, एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू बी इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर एटलीस्ट 3 months फ्रॉम इंडिया। देखो यहाँ पे मेरा बात गलत इंडिया था, से बाहर है। इंडिया से ही बाहर है। अच्छा, अच्छा। नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बिहाफ में ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रख सकते। ओके। An alternate director shall not hold office for a period longer than the permissible to original director. Original director को जितना दिन का परमिशन था पोस्ट पे रहने का, उतना दिन के लिए ये भी रहेगा, ठीक है। और जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस इंडिया आ जाएगा तो ये अपना पोस्ट खाली कर देगा। ठीक। ठीक है ना? तो ये वाला कहानी हो गया। ये भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या है? कभी कभी क्या होता है, आपको कोई बैंक लोन दिया, हाँ। या आपको अब वो लोन दिया तो वो बैंक चाहता नहीं कि उनका भी एक आदमी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे, लंबा लोन है, हाँ, हाँ। ताकि नजर रख सके कहीं आप बैंक का पैसा न डुबो दो। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, हाँ, या CG या स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, हाँ। तो उनके बोलने पे आप एक आदमी को डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, अच्छा। तो वहां पर आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार नहीं है, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं।
तो इसको बोलते हैं नॉमिनी। किसी को नॉमिनी के रूप में, वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आ रहे हैं। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अचानक कोई डायरेक्टर का डेथ हो गया, तो उस समय क्या होगा? आप मीटिंग का तो वेट नहीं कर सकते। आपको तो एक आदमी चाहिए काम करने के लिए तुरंत, तो आप एक बार अपॉइंटमेंट कर लो। लेकिन अगर वो रिजाइन करके जा रहा है तब नहीं, क्योंकि वो रिजाइन कर रहा है मतलब उसको कंपनी में कुछ गड़बड़ी लगा तभी वो रिजाइन कर रहा है अचानक से। तो वो रिजाइन कर रहा है तो मतलब कुछ डाउटफुल बात है, तब आप कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलोगे उसको, एजीएम में ही करना पड़ेगा। हाँ। तो इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी जनरल मीटिंग इज वेकेटेड बिफोर द टर्म ऑफ हिज एक्सपायर, उसका टर्म पूरा होने के पहले वो प्लेस वेकेंट हो गया, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसलिए यहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं बोला। द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में बी डिफॉल्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट टू रेगुलेशन इन आर्टिकल। ये आर्टिकल में पावर होना चाहिए। देखो आर्टिकल में हर बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर होना चाहिए, वो लोग अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। filled by the board of director in the board meeting which shall be subsequently approved by member in the immediate next AGM, next general meeting, AGM नहीं GM। शेयर होल्डर का नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब भी होगा उसमें अपॉइंटमेंट को अप्रूवल चाहिए, ठीक है। द पर्सन सो अपॉइंट, थर्ड पैराग्राफ देख रहे हैं, द पर्सन सो अपॉइंटेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी विल होल्ड ऑफिस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर व्हिच आउटगोइंग डायरेक्टर वुड हैव हेल्ड ऑफिस। जिसके जो निकल गए हैं उसके बिहाफ में रखिए ना यहाँ पे तो एक डायरेक्टर को हम, तो वो भी जब पुराने वाला जब तक को ऑफिस में रहने का हक था तब तक इसको रहने का हक है, मतलब जनरली नेक्स्ट एजीएम। तो ये था आपका इस कहानी का पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग छोटा छोटा टर्म्स रखा है। पहला हेडिंग बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली। आप जनरली क्या होगा कि आपको हर एक डायरेक्टर के लिए इंडिविजुअल वोटिंग करवाना पड़ेगा। मान लो 4 आदमी आपके यहाँ डायरेक्टर बनने के लिए अप्रोच किए, तो चारों के लिए अलग अलग वोटिंग होगा, सिंगल अलग अलग रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। नीरज के लिए अलग वोटिंग होगा, उसका अलग रिजोल्यूशन पास होगा, शुभांगी के लिए अलग, मिस्टर एक्स के लिए अलग, मिस्टर वाई के लिए अलग। लेकिन अगर आप एक रिजोल्यूशन पास कर लेते हो जिसमें ये होता है कि सबको एक साथ चूज कर लो, मतलब सबका एक साथ वोटिंग करवा लो, तब आप बार बार जनरली क्या होता है शुभांगी, 1-2 डायरेक्टर अपॉइंट करना हो तो अलग अलग वोटिंग हो जाता है। 5-6 डायरेक्टर अपॉइंट करने एक ही टाइम में, एक ही दिन में, तब अलग अलग सबके लिए वोटिंग कराते रहोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तब बोला जाता है पहले एक डिसीजन पास कर लो कि एसआर पास कर लो, ओआर पास कर लो कि हम लोग एक ही मीटिंग में एक ही डिसीजन में सबको चूज करना है कि नहीं करना, सबके लिए वोट करवा लेते हैं। अच्छा। मतलब सिंगल वोटिंग में डिसाइड हो जाएगा। तो तब वो पहले एक डिसीजन पास कर लो, फिर एक और डिसीजन पास करा लो, 2 ही वोटिंग में काम हो जाएगा आपका। अच्छा। तो ये चीज भी है। ये वाला रूल प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी जैसा चाहे वैसे कर ले। अब आता है ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉर्मली डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑन अ डायरेक्ट वोट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नॉर्मली डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है? सिंपल मेजोरिटी, मतलब मोर देन 50% अगर फेवर में है तो उस आदमी को अपॉइंट कर लो। As a result of this method of simple majority, a substantial minority may not be able to succeed in placing even a single director of its own choice on the board. Minor shareholder जो हैं, वो लोग बेचारे कभी अपना डायरेक्टर रखवा ही नहीं पाएंगे। फिर उनके लिए बोला गया कि जैसे वो स्मॉल शेयर होल्डर वाला कहानी था ना, वो तो खाली लिस्टेड कंपनी के लिए था ना, यहाँ पर सब कंपनी के लिए बोला। अच्छा। कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए शेयर डायरेक्टर्स जो माइनॉरिटी को मतलब ना क्या बोलते रिप्रेजेंट करेगा। माइनॉरिटी मतलब स्मॉल शेयर होल्डर। हाँ, एक तरीके से स्मॉल शेयर होल्डर। एक तरीके से ये मत बोलो, एक तरीके से ये बोलो कि लेस देन 50% वोट वाले शेयर होल्डर। ओके। तो यहाँ पे बोला एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ सिंपल मेजोरिटी सब्सटेंशियल मेजोरिटी मे नॉट बी एबल टू सक्सीड। तो इसके लिए सेक्शन 163 आया। Act affords an opportunity to the minority shareholder to have their representation on the board of director. इसी को बोला गया proportional representation.
In accordance with the said section, a company may provide in its articles for appointment of not less than 2/3 of total number of directors according to the principle of proportional representation. मतलब 2/3 डायरेक्टर आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करेंगे, वेदर बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बाय ए सिस्टम ऑफ कम्युलेटिव वोटिंग और अदरवाइज. द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड इन वंस इन 3 ईयर. हर 3 साल में एक बार होगा ये. मतलब कि अलग से डायरेक्टर ही होगा उसको? हाँ, जो आपके 7-8 डायरेक्टर है ना, हाँ. उनमें से 2/3 को आप माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन के लिए रखो. देखो एक बात समझना सुभांगी, मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है ना, वो तो अपना बात वैसे भी किसी भी तरीके से मनवा ही लेंगे. कहानी तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को लेके है ना, हाँ. तो उनके लिए ये कहानी रखा. ओके. ठीक है. और 3 साल के लिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का डायरेक्टर बन गया हाँ. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, हाँ. उसको फिर 3 साल तक रिमूव नहीं कर सकते हो. अच्छा. तो 3 साल के लिए बना है ना, तो 3 साल हाँ. पहले कैसे रिप्रेजेंट करोगे. अब आता है ये डीन नंबर कैसे लेते हैं. कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं. हर आदमी जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो DIR 3 फाइल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. हाँ. ठीक है. डीन नंबर अप्लाई करता है वो, तो उसको डीन नंबर के लिए फोटोग्राफ देना पड़ता है, पैन नंबर देना पड़ता है, अपना रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ता है, उसमें अपना वो डिजिटल सिग्नेचर करता है. उसके साथ अप्रूवल के लिए कोई एक कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ ये आदमी को हम लोग, या कंपनी का MD का सिग्नेचर होना चाहिए कोई कंपनी का, क्या ये आदमी डायरेक्टर के लिए अपॉइंट कर सकता है, इसको डीन नंबर मिलना चाहिए. हाँ, इसमें सब और है. हाँ, मतलब इनमें से कोई भी एक का सिग्नेचर चलेगा. सबका सिग्नेचर, इतना लोगों का सिग्नेचर हम कहाँ से लाएंगे. हाँ. तो अब किसी एक का भी ले आए तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक है. मतलब मेरे फॉर्म में किसी एक कॉम्पिटेंट आदमी का सिग्नेचर होना चाहिए जो हमको मतलब एक तरीके से क्या बोले, मेरा सपोर्ट में हो. सेंट्रल गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर आपको डीन दे देगा. अच्छा. जैसे आपको डीन मिलेगा आप कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, कंपनी भी 1 महीने के अंदर है ना ROC में फिलअप करेगा कि हाँ मेरे डायरेक्टर को डीन मिला हुआ है ये वाला. अच्छा. ये नॉर्मल रूल था, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं. रेड में लिखा हुआ वो फाइन पेनल्टी, अगर आप गलती करते हो या कंपनी गलती करता है किसको कितना फाइन पेनल्टी है. ठीक है. ये वाला पार्ट में कुछ नहीं है. हाँ, ये वाला पार्ट आप काम का इजी है, कुछ बोलने को नहीं है. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. एक आदमी कब डायरेक्टर नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, कोर्ट में केस चल रहा है, तक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अच्छा. केस चल रहा है. ओके. और 3rd नंबर पॉइंट में बोला वो इंसॉल्वेंट एजुकेट हो गया, मतलब डिसाइड हो गया कि वो इंसॉल्वेंट हाँ, है. हाँ, हाँ. तो केस चल रहा हो या इंसॉल्वेंट हो गया हो, ओके. अनसाउंड माइंड हो, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता. हाँ. ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ ऑफेंस, 6 महीने से ऊपर का जेल हुआ है उसको. ओके. और अगर 6 महीने से ऊपर का जेल हुआ है तो जेल से आने के बाद 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. ओके. ठीक है. और अगर किसी आदमी को 7 साल से ऊपर का जेल हुआ है हाँ. तो फिर वो कभी जिंदगी में डायरेक्टर नहीं बन सकता. हाँ. आपके अगेंस्ट में कोई कोर्ट केस चल रहा है NCLT की तरफ से, ओके. मतलब कंपनी लॉ का कोई केस चल रहा है, हाँ. आप कहीं डायरेक्टर नहीं बन सकते. ठीक है. आपका कोई शेयर का कॉल मनी बाकी है हाँ. और आप 6 महीने हो गया वो कंपनी का आप कॉल मनी नहीं चुका रहे हो, अच्छा. तो फिर आप कहीं भी डायरेक्टर नहीं बन सकते ठीक. जब तक आप वो क्लियर नहीं कर दो. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो होता है ना, हाँ. वैसा कोई केस में आप फंसे हो, आप जानबूझ के कोई कंपनी में डायरेक्टर थे और अपने हाँ. किसी रिलेटेड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिला रहे थे, अच्छा. उस केस में आप फंस गए, ठीक है. तो आपको अगर उस केस में जेल हुआ है या कोई भी आपको फाइन पेनल्टी लगा है तो आप 5 साल तक उसके बाद किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते. ठीक है. मतलब नॉर्मल केसेज, आप बहुत ज्यादा बड़ा गलती करके बैठे हो. हाँ. और लास्ट वाला पॉइंट तो बड़ा फालतू बोला, ही हैज नॉट गॉट द डीन, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. ऑब्वियस बात है. या फिर वो ऑलरेडी एक आदमी मिनिमम कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? 2. हैं? वो तो बेटा SHD था. 7 हो सकते हैं. नहीं, 15. अच्छा. तो अगर आप 15 कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हो तो आप 16वां कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते. अच्छा. अच्छा, यहाँ पे एक मस्त बात बोला सेक्शन 164(2) में, आप ऑलरेडी एक कंपनी में डायरेक्टर हो, हाँ.
और अब बाद में आप किसी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, आप एज ए डायरेक्टर रहते हुए ये मिस्टेक किए ओके। तो आप डायरेक्टर बनने लायक नहीं हो, तो आप दूसरे कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते 5 साल तक। क्या क्या मिस्टेक किए? आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए कंपनी का कंटिन्यूअस 3 साल से। हाँ, आप जिन लोगों से डिपॉजिट लिए तो उनको फेल कर गया रिपेयर करने में एज ए कंपनी। आप इंटरेस्ट टाइमली नहीं चुका रहे हो। हाँ, आप डिवेंचर को टाइमली रिडीम नहीं किए। आप डिविडेंड डिक्लेयर किए लेकिन उसको पेमेंट नहीं किए टाइमली। ओके। तो एज ए डायरेक्टर आप तो अच्छा काम ही नहीं कर रहे हो, मतलब हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर रहे हो आप तो। हाँ, तो फिर आप कहीं और डायरेक्टर बनने लायक कैसे हो सकते? हाँ, तो आपको अगला 5 साल तक कहीं और डायरेक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, प्राइवेट कंपनी में भी यही रूल है, इसमें यही बोला कि सेम रूल्स है। अभी ये डायरेक्टर जो एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर शैल इन्फॉर्म टू द कंपनी कंसर्न फ्रॉम DIR टू बिफोर ही इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड। अगर हम किसी कंपनी में अपॉइंट या रीअपॉइंट हो रहा है, हाँ, मेरा वो जो रेस्ट्रिक्शन था वो पूरा हो गया, अब हम वापस एलिजिबल हो गए डायरेक्टर बनने के लिए, हाँ, तो हमको DIR 8 फाइल करके ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम पहले डिस्क्वालीफाइड थे। फिर कंपनी DIR 9 फाइल करेगा उसके लिए विद इन 30 डेज। ओके। और अगर कंपनी फेल करता है तो कंपनी के ऑफिसर्स पे फाइन पेनल्टी लगेगी। ठीक है। हाँ सॉरी, 15 नहीं 20 कंपनी का रूल हो गया। देखो यहाँ लिखा है, नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल होल्ड ऑफिस एज ए डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ऑल्टरनेट मिला के 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी। देखो ऊपर क्या बोला है, प्राइवेट के लिए। सब मिला के, अच्छा, अच्छा, सब मिला के 20 और हाँ। पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10। ओके। मतलब प्राइवेट 10 और पब्लिक 10 नहीं, हम प्राइवेट 20 भी हो सकता है, पब्लिक 0 भी रख सकते हैं। टोटल में 20 और पब्लिक कंपनी में में सिर्फ 10। 10। ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखा है नोट में, फॉर रिकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी दैट आर होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी इंक्लूडेड। अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो किसी प्राइवेट कंपनी का होल्डिंग कंपनी बन गया, हाँ, तो वो आप मान लो उस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर हो और इस पब्लिक कंपनी में भी डायरेक्टर हो, तो आपका 2 पब्लिक कंपनी गिन लिया जाएगा। मतलब वो प्राइवेट कंपनी जिसमें पब्लिक कंपनी का होल्डिंग है, हाँ, आपका उस डायरेक्टरशिप को पब्लिक कंपनी की तरह ही गिना जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, डोरमेंट कंपनी में आप डायरेक्टर हो, जो कंपनी 1 साल से काम नहीं कर रहा, डोरमेंट उसको बोलते हैं ना, हाँ, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक। However, the member of a company may by SR specify any lesser number of companies in which a director of the company may act as a director। अच्छा, शेयर होल्डर अगर ये डिसीजन पास कर दिया कि हमारे कंपनी में वही डायरेक्टर बनेगा जो मैक्सिमम 15 कंपनी में डायरेक्टर है, ओके। तो फिर आप उस कंपनी में 16, आपका 20 नहीं हुआ, हाँ, बट आप वहां डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है। मतलब शेयर होल्डर को ये पावर दिया गया। हाँ, अगर आप मोर देन लिमिट होल्ड करते हो तो विद इन 1 ईयर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस कंपनी को छोड़ना चाहते हो। अच्छा, इसमें और कुछ नहीं है बताने को। ये फालतू क्वेश्चन है। ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर, आप फेथफुल होने चाहिए कंपनी के लिए, आप अपना सारा ड्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हो, आप कंपनी के इंटरेस्ट में काम करोगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखोगे, आप कोई अनफेयर गेन नहीं करोगे कंपनी से, आप जहाँ पे आपको बोला गया कि आप इस कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए कोई और पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, तो आप कोई और पोस्ट होल्ड नहीं करोगे। और अगर कंपनी ड्यूटीज को कॉन्ट्रावेंट करता है तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन है। एक आदमी को कब ऑफिस वेकेंट करना पड़ जाएगा, मतलब डायरेक्टर हो और अचानक आपको बुलाया गया पोस्ट छोड़ो, अनसाउंड माइंड पोजीशन। वही ऊपर वाला, वही जितना भी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट था, अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। हाँ, पहला बात तो बी नंबर में क्या लिखा, लगातार 12 महीना से आप बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या करोगे, डायरेक्टर रहेगी। ही एक्ट एज अ कॉन्ट्रावेंशन इन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अपना ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया जिसमें खुद का इंटरेस्ट छुपा हुआ था। अच्छा, ही फेल टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट। आपका कहीं पे इंटरेस्ट है किसी कंपनी में मान लो, और हाँ, तो आप डिस्क्लोज कर दो ना
हाँ हाँ ऐसा मना नहीं है कि आप उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, लेकिन आप डिस्क्लोज कर दो ताकि बाद में कोई ये फ्रॉड का बात नहीं है। हाँ वो नहीं कर पाए या वो नहीं किए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, वैकेंट करो। ठीक है। या कोर्ट या कोई ट्राइब्यूनल उसको डिस्क्वालीफाई कर दिए, हाँ मॉरल टर्पिट्यूड का केस में 6 महीने के ऊपर का जेल हो गए, हाँ तो ये सब चीज में आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। कंपनीज एक्ट का कोई ऐसा पॉइंट आप ब्रेक कर दिए जिसके कारण आपका डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड हो गया। ठीक है। He has been appointed अच्छा, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जगह आपको कोई अगर पोजीशन मिल जाता है हाँ तो तुरंत आपको कोई भी कंपनी में आप डायरेक्टर हो तो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। कोर्ट में पहुंच गए ना आप, हाँ तो फिर आपको डायरेक्टर रहने का हक नहीं है, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट का बात, हाँ कि आप कोर्ट में हो तो आप तो कुछ भी डिसीजन अपने फेवर में पास करा के ले आओगे, वो नहीं चलेगा। तुरंत डायरेक्ट आप मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई पोजीशन पे हो हाँ तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। हाँ एक डायरेक्टर खुद से रिजाइन कर सकता है क्या? हाँ कर ही सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कोई हाँ। कंपलसरी थोड़ी नहीं। तो उसको राइटिंग में एक नोटिस देना पड़ेगा, उस नोटिस में उसको बताना पड़ेगा उसके ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं बचा है। हाँ ये कॉपी रजिस्ट्रार को आरओसी को 30 डेज में भेजा जाएगा, हाँ और रेजिग्नेशन कब से मतलब वैलिड होगा। सेकंड नंबर पॉइंट में देखो, यही काम का बात है। बाकी हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। ऐसा नहीं है कि डिसीजन पास होते होते 1 महीना बीत गया। हाँ तो आप मान लो आप 30 नवंबर को नोटिस दिए थे और डिसीजन पास हुआ 25 दिसंबर को, क्या ठीक है पोस्ट छोड़ दो, तो वैलिड तो 30 नवंबर से ही हो जाएगा। ये वापस वही आ गया, एक डायरेक्टर को रिमूव कब कर सकते हैं, वो सब ऊपर वाला पॉइंट है सारा का सारा। हाँ, ये एक बात ध्यान रखना, हर कंपनी को डायरेक्टर्स और की मैनेजर पर्सन का रजिस्टर मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा। मतलब प्रॉपर एक रजिस्टर होना चाहिए, उसमें कौन डायरेक्टर किस पोस्ट पे है। मेरे कंपनी में है तो होल्डिंग कंपनी में भी क्या वो डायरेक्टर है क्या, कोई सब्सिडरी कंपनी में कोई डायरेक्टर है क्या वो कहीं पे, अच्छा। मेरा कोई एसोसिएटेड कंपनी में डायरेक्टर है क्या कहीं पे, ये सब प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। कंटेंट ऑफ द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, इसमें क्या क्या मेंशन होगा देखो, ये तो फालतू ज्ञान है। रजिस्टर में डीन नंबर मेंशन करोगे, पूरा नाम सरनेम सब कुछ होना चाहिए। कोई पुराना सरनेम था जो अब चेंज किया है वो, या नाम चेंज किया तो वो भी मेंशन होना चाहिए। फादर मदर का नेम, स्पाउस का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फालतू ज्ञान भी है, कुछ काम का बात नहीं। हाँ, ये वाला बात इंपॉर्टेंट है। अगर वो डायरेक्टर या केएमपी शेयर होल्ड कर रहे हैं हाँ। तो फिर वो भी मेंशन होना चाहिए रजिस्टर में कि कितना शेयर होल्ड कर रहा है, कब से होल्ड कर रहा है, सब डिटेल मेंशन होना चाहिए शेयर के बारे में। ठीक है। कितना भरा है यार? बस खत्म हो गया, उसमें अब एक एक लाइन की बात है अब जो है। अच्छा। यहाँ बोला रिटर्न्स ऑफ कंटेनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डायरेक्टर एंड केएमपी। आपको एक कंपनी को हर साल DIR 12 फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, जब भी डायरेक्टर का या केएमपी में कोई इंफॉर्मेशन में चेंजेस आएगा। आपका ये जो रजिस्टर्स है ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा होना चाहिए, कोई भी आके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आरओसी को पावर है आपका कभी भी रजिस्टर मंगा के चेक कर सकते हैं। और आप इन सब को कंट्रावेंट करते हो तो कंपनी के ऊपर या ऑफिसर के ऊपर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन है। यही रोक दे? हाँ। ठीक है।